एक तन पे सोने के तार खींचे, एक तन पर सूत का तार नहीं, इसलिए बगावत करते हैं, ये अन्याय मुझे स्वीकार नहीं। हल की सूरत देखी नहीं, हकदार हजारों बीघे का, और हल के संग हस्ती मिटा दे, एक बीघे का हकदार नहीं, इसलिए बगावत करते हैं, ये अन्याय मुझे स्वीकार नहीं। इन्हीं पंक्तियों को चरितार्थ करने के लिए आज से लगभग 40-42 वर्ष पहले बंधुआ मुक्ति मोर्चा की स्थापना हुई। स्वामी अग्निवेश जी अपने साथियों के साथ इस मुहिम में निकले और बिल्कुल अंतिम पायदान पर खड़े हर उस व्यक्ति के लिए जिसके लिए महात्मा गांधी जी ने भी ये कहा था कि देश के नीति निर्धारक जब देश के बारे में सोचने लगें और नीतियां बनाने लगें तो अंतिम पायदान पर खड़े हर उस व्यक्ति के बारे में ज़रूर सोचें जिसका इस देश की आज़ादी के बाद इस देश के नवनिर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। साथियों, आज मैं आपको रूबरू करवा रहा हूँ इस देश की वर्तमान में क्या स्थिति है उन लोगों की जो इस देश के निर्माण के लिए काम करते हैं। यदि मैं आपको कहूँ 10 और 20 मंजिला इमारतें बनाने वाले लोग जब अपना सर ढांपने के लिए कोई छत नहीं पाते हैं तो दुखी और व्यलित हो जाते हैं। दुखी होकर के वो दर दर की ठोकरें भी खाते हैं। वो कहीं ना कहीं बंधुआ मुक्ति मोर्चा के कार्यालय में आ जाते हैं तो उनके मुक्ति के लिए प्रयास किया जाता है, लेकिन उसके बाद के प्रयास जो सरकारों को करने चाहिए, आज नहीं बिल्कुल पहले से करने चाहिए थे। उनमें सत्ता किसी की भी रही हो, लेकिन इन गलियारों में घूमने वाले सत्ता के दलाल कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से रूबरू नहीं हो पाते हैं और अपनी जिम्मेदारी से बच कर के सारा बोझ इन्हीं मजदूर और किसानों के ऊपर डाल देते हैं। आज देश में जहां किसान आंदोलन चरम पर है, वहीं मजदूर भी दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। आज आपसे मैं रूबरू करवा रहा हूं, आज से 21 वर्ष पहले आपको ये कहते हुए मुझे भी दुख हो रहा है। 21वीं सदी में ये भारत है और 21 वर्ष पहले बंधुआ मजदूरी से छुड़वाए गए कुछ मजदूर हमारे साथ हैं जिनको उसमें छुड़वाया गया बंधुआ मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा, और उनको राजस्थान में ज़मीन मिली। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको मकान भी मिलने थे, लेकिन उनको आज तक 21 वर्षों में कोई छत उनको नहीं मिल पाई है। उनका क्या दर्द है, उनकी क्या भावनाएं हैं और क्या उनकी अपेक्षाएं हैं आज की सरकारों से, वही बात आपके लिए लेकर के आया हूं मैं दीक्षेंद्र आर्य मिशन आर्यवर्त के माध्यम से। मैं सबसे पहले एक बार परिचय करवा देता हूं कि कौन कौन हमारे साथ हैं। हमारे साथ बंधुआ मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव निर्मल गोराना जी हैं, जो स्वामी अग्निवेश जी के बाद बंधुआ मुक्ति मोर्चा के ऊपर मुझे लगता है कि पूरे देश में यदि प्रैक्टिकल और व्यवहारिक रूप में काम कर रहे हैं तो उनका निर्मल गोराना जी का नाम सबसे पहले आता है। उनके साथ बाईं तरफ बैठे हुए हैं उस 21 वर्ष पहले जो मुक्त करवाए गए मजदूर थे, यही नूह से, और मेरी दाईं तरफ भी बैठे हुए हैं। हमारे साथ सबसे उम्र दराज एक व्यक्ति हैं, उनसे हम उनका परिचय भी जानेंगे और कब उनको छुड़वाया गया था, क्या परिस्थितियाँ थी, वो आपके बारे में बताएंगे। आपको कब छुड़वाया गया था? ये साहब 2019 में 20 में ऐसे छुड़वाया। 1999 में 1999 हाँ 21 वर्ष पहले तो 1999 की बात हुई। तो आप कहाँ काम करते थे जब आपको छुड़वाया? तावड़ू, हरियाणा में तावड़ू गांव में, गुड़गांव के पास, गुड़गांव जिला में। तो आप काम क्या करते थे? पत्थर तोड़ते थे, बड़े बड़े क्रेशरों के पत्थर थे। अच्छा। रोड़ी बनती थी, अच्छा, डस्ट बनता था, वो पीसते तोड़ने में। वो लोग पैसा देते, कुछ रोक के रखते थे, पेमेंट पूरा नहीं देते हर महीने, अगले महीने दे देंगे, अगले महीने ज़्यादा हो जाता भाई पिछले महीने दे देंगे। ऐसे करते करते हमको काफ़ी साल परेशान किया। नहीं, कितने वर्षों का आपका जो पेमेंट था वो रोका गया? 7 साल से ऊपर तो हमारा रोका गया है। 7 साल से 7 साल तो आपने कभी 7 साल में ये प्रयास नहीं किया कि आपको पैसा वापस मिले? खूब कर लिया, हमें कोई ऐसा आदमी मिला नहीं। जब मिले दिल्ली सरकार से, यहाँ तो कोई नहीं सिखाया हमें, बुला के भाई यह कार्य होता है हमारे, वहाँ जाओ आप। तो हमें किसी ने भेजा, जब यहाँ पहुँचे आपके ऑफिस पे हम, जब यहाँ से हमारी सुनाई वहाँ की सरकार करती। कौन छुड़वा के ले गया उस समय आपको? एक मोती नाव से था, अलवर जिले से था। अच्छा, वो कोई सरकारी काम करता था। अच्छा, वैसे। और यहाँ बंधुआ मुक्ति मोर्चा से कौन लोग? ये सोता जी थे, स्वामी जी अग्निवेश। अच्छा, स्वामी अग्निवेश जी और प्रोफेसर सोता सिंह जी। वो मोती राम जी लेके हमको यहाँ आए थे दिल्ली, उन्हें लाके यहाँ दिखाया। आपका नाम क्या है? मैं नाम, मेरा नाम हीरालाल साहब। हीरालाल जी। हीरालाल जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है आपसे।
7-8 साल तक उन्होंने पैसे नहीं दिए, तो वो कुछ बहाने बनाए या आपने लिए नहीं या उन्होंने दिए नहीं, क्या बात? ये कहते तुम चले जाओगे, गांव जाओगे, जब अपना साथ ले जाना, हिसाब कर देंगे, पूरा पेमेंट कर देंगे, आप खर्चा को ले लो, खाने पीने कपड़ा लत्ता। तो महीने में कितने रुपया खर्चे के लिए देते थे? बाबूजी वो तो काम के ऊपर है, कोई 5,000 कमा लेता, कोई 10,000, कोई 8,000, जैसे। नहीं, वो आपको खर्चे के लिए कितना देते थे? वो पेमेंट में से 2,000 भी दे देते, कभी 1,500 भी दे देते, कभी 3,000 भी दे, कभी 2,500 भी दे देते। 10,000 का काम है तो आपको 2,000 पकड़ा दिया। अच्छा। 15,000 का हो गया था आपको 3,000, 25-3500 पकड़ा दिया। वो ऐसे चलता, काम देख के काट के देते थे। तो 2 साल तो बराबर ये स्वामी जी ने सोता जी लड़ लिए। हाँ। 2 साल लड़ा, जब जाके हमको जमीन का प्लाट मिला गया। आपको फिर प्लाट मिला? जब प्लाट पेमेंट मिली कि नहीं मिली? वो वहाँ से कहाँ पेमेंट का लपड़ा ही होता जा रहा। पीछे वहाँ बसाया तो वहाँ भी झुग्गी झुपड़ों में आग लगा दी। हाँ। लोग दुनिया ने जहाँ आपको नई जगह वहाँ पर। अच्छा, आप नूह में छुड़वाए गए थे आप, फिर आपको कहाँ जमीन कहाँ दी गई? जयपुर जिला में दी गई। जमुआ रामगढ़ का थाना है, तहसील नेवर है। तो आप जयपुर से थे मतलब? पंचायत नेवर है। अच्छा, उसी पंचायत जहाँ से आप निकले थे यहाँ मजदूरी करने के लिए, वापस उसी जगह पे उसी जगह में दी, राजस्थान जमीन दे दी गई थी? राजस्थान में दी। ठीक है। हमारे साथ एक दूसरे साथी, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब आप लोगों को छुड़वाया गया था उस समय कितने लोग रहे होंगे? कम से कम मतलब 50 से ऊपर ही था, छोटे बड़े बाड़ी बच्चा। तो क्या सबकी ही पेमेंट रोक रखी थी या कुछ लोगों की रोक रखी थी? सबकी रोक रखी थी सर, सबको यही खर्चा पानी देता था। खर्चा पानी दे देता था और सबकी पेमेंट रोक रखी थी। तुम गांव जाओगे, ब्याह शादी करोगे, तुम गांव जाओगे जब दे देंगे। तो मतलब वो सिर्फ पेमेंट ही रोकते थे या आपके साथ कुछ बदसलूकी करना, गलत व्यवहार करना ऐसा भी था, या उनको प्यार से बोल करके आपको चलाता रहा? वो मतलब पहले तो पेमेंट रोकते रहे, फिर बाद में ज़्यादा करके बंदोबस्त करने लग गए आदमियों को। बोलेगा भी रात में खाई भग जाएंगे, कर जाए सरकार में पता कर देंगे, तो वो क्या कि घर के अंदर गाल के फिर बंद कर देते थे। अच्छा अच्छा, मार पिटाई भी? मतलब मार पिटाई भी करते थे, घर के अंदर बंद कर देते थे। तो आपके साथ महिलाएं भी थी या सिर्फ आप पुरुष थे? महिलाएं भी थी, परिवार था। मैं उनसे जानना चाहूँ, आपका शुभ नाम क्या है? जगदीश। जगदीश जी, आप उनको देंगे, मैं उनसे भी कुछ पूछना चाहूँगा। आपके साथ मजदूरी जब आप करते थे तो बेटियां भी थी, महिलाएं भी थी? हाँ, सब थी। आप भी थे, तो उसमें कितना मुश्किल रहता था? एक तरफ पेमेंट नहीं कर रहे, मुश्किल क्या, पहले हमको 10-8 साल तो बड़े प्यार से रखे उन्होंने। ऐसे रखे, बेटे आप काम करो, आप गांव में जाओगे आपको पेमेंट मिल जाएगा। आप खर्चा लेते रहो, गरीब आदमी हो, ज़्यादा पैसा खर्च करोगे आपको कुछ फायदा नहीं होगा। आप थोड़ा पैसा करके खर्च करोगे, आपके कुछ ब्याह शादी करोगे, गांव में जाओगे, घर मकान बनाओगे। उसने वो दे दिया। तो मजदूर लोग तो होते हैं, अनपढ़ आदमी क्या जानते। ठीक है, दे देगा। फिर वो 7-8 साल का पेमेंट हो गया। जब इन लोगों ने, हमने बोला भाई हम तो घर जाएंगे, जब क्या पेमेंट के, जब बोला पेमेंट किस चीज़ का हमारे पास? अच्छा, पेमेंट किस चीज़ का? जितना आप कमाया उतना हमने तुमने दे दिया, जाओ अपने घर। और फिर घर जाने सोचा तो घर नहीं जाने देते हुए। उनका ऑफिस था, ऑफिस बहुत बड़ा है, तो दिन में मजदूरी करवाता था। पार्क में गाड़ी जो पत्थर तोड़वाता था, शाम को 7 बजे 6 बजे बंद कर देता इन लोगों को। सब बंद रहते, सुबह 7-8 बजे खोलता हो, खाना पानी खिलाया, अपना मजदूरी करते रहो, शाम को 7-8 बजे बंद कर देते। तो ये बंद होते होते इनको 2.5-3 साल और गुजर गया था। अच्छा, जब अपना एक मुक्ति मोर्चे से मेंबर था मोती बंजारा, अलवर से बंजारा, हाँ, तो वो घूमता घूमता ताबड़ू से हमसे मिल गया कि तुमको क्या परेशानी? हमने कहा सर हमको ये परेशानी हो रहा। कह रहा तुम यहाँ कुछ थाने तहसील पहुँचे अपने यहाँ का थाना तहसील, कोई सुनाई नहीं करते हैं, कोई सुनाई नहीं करते हैं। मजदूर आदमी कौन सुनाई करे? सरकार तो उसकी सुनाई करती जो इतने पैसे देते हैं, गरीब की कोई सुनाई नहीं। तो उसने राय ली कि आपका काम मुक्ति मोर्चे वाले करवाएंगे, दिल्ली जाओ आप, जंतर मंतर रोड पटेल चौक से मागनी पे स्वामी जी बैठते हैं। जब हमने किया सर हम तो पहुंच नहीं पाएंगे, हम गरीब आदमी, हमने कभी दिल्ली भी नहीं देखी, क्या जाएंगे? टूट गया था। हाँ, तो मेरा भी एक पैर टूटा है। वो हमारा झगड़ा हो गया था। अच्छा, पहाड़ में। तो हमारे आमने सामने पत्थर भी चल गया, तो मेरा पैर भी टूट गया था। तो फिर वो मोती उसके इलाज के लिए नहीं जान ही नहीं दे रहा, वो कमरे में बंद रखता था। तो फिर वो मोती बंजारा ने बेचारा ने वो अपना खर्चा भरा सब मजदूरों के लिए कि सब तो तुम्हें जा नहीं पाओगे, कि ये ठेकेदार जान नहीं देगा आपको। फिर 2 बंदों को लेकर निकला, एक तो हीरालाल, एक और था प्रहलाद, मेरा पिताजी था। अच्छा, वो मर लिया। अच्छा, जब इनको रात में लेकर निकला 9-10 बजे, दिन में तो जान नहीं। तो वो जो क्या नाम है मालिक जो था आपका, या जो काम करवाता था वहाँ, बलकार सिंह, वो कुछ लिखवाता था आपसे या बिना लिखत में ही वैसे काम? वो आप ही एंट्री करता, ये लोग पढ़ क्या जानते, वही जोड़ता, कह देता। आप क्या अंगूठे लगवाते थे? अंगूठा लगवाता, अपने पैसों पे सेंड करो अंगूठा। अच्छा, फिर वो मोती लेके इनको यहाँ पहुँचे, यहाँ से फिर बाबूजी ने चिट्ठी बनवाई। तो चिट्ठी पहले भेजी, कोई सुनाई नहीं हुई।
चिट्ठी को फाड़ दिया उसने। हाँ। दोबारा चिट्ठी और बना। फिर हमारी सुनाई हुई, जब पुलिस आई कि तुमको क्या परेशानी ये दिक्कत थी बताई। फिर रोहतास जी भी पहुंच गए थे वहाँ। फिर वहाँ से बंधुआ छुड़वाए, फिर छुड़वा के इन लोगों ना छुड़वाने के बाद क्या आपको बंधुआ मुक्ति मोर्चा ने सरकार से या प्रशासन से बात करके आपको मुक्ति के प्रमाण पत्र दिलवाए या सिर्फ ऐसे छोड़ दिलवा दी। फिर कितने लोगों को लगभग? साथ बंधुआ मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव निर्मल गोराना जी हैं, जो वर्तमान समय में बंधुआ मजदूरों को लेकर के बहुत बड़ी मुहिम चलाई थी। निर्मल जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, अभी आपने सुना हमारे मजदूर साथियों ने जो बातें बताई, आज से 21 वर्ष पहले उन्होंने जो है मुक्ति का प्रमाण पत्र मिला, उससे हो सकता है 10 साल 12 साल वो बंधुआ भी रहे, परंतु आज तक उनको जो जमीन मिली थी उसके ऊपर कोई घर नहीं बने। इन्होंने अपनी झोपड़ियां बनाई, परंतु उन झोपड़ियों को दबंगों ने जला दिया। तो आज वो क्या करें? वो एक एग्जाम्पल के रूप में कैसे आप देश में उसकी प्रतिस्थापना करेंगे कि और मजदूर भी उनको देख करके अपने आवास की लड़ाई लड़ सकें, अपने मकान की लड़ाई लड़ सकें? दीक्षेंद्र जी, ये जो तमाम यहाँ पर बंधुआ मजदूर जो कि मुक्त बंधुआ मजदूर है, ये गुलाम नहीं है, पर सरकार की जो भूमिका है, स्टेट का जो रोल है, इन तमाम मजदूरों को पुनर्वासित करें। तो हमारे देश में पुनर्वास की योजना है, पर पुनर्वास की योजना है वो सड़क के ऊपर घसीट कर सांसें ले रही है। इस पुनर्वास की योजना में जो प्रावधान है, जो इन तमाम बंधुआ मजदूरों को पुनर्वासित करने के लिए नियम उपनियम लगे हुए हैं, इनमें से कौन सा नियम उपनियम स्वतः ही लागू होता है, ये सवाल खड़ा होता है देश की केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर कि आखिर पुनर्वास की योजना में जो निहित है वो बिना बोले मजदूरों के क्यों नहीं मिलता है। जब मुक्ति प्रमाण पत्र जारी होता है, सरकार के संज्ञान में चला जाता है कि मुक्ति प्रमाण पत्र हुआ है, इसका मतलब ये बंधुआ मजदूर है और उसको पुनर्वासित करना होगा, किंतु क्या जरूरत है कि मजदूर को फिर से आवेदन करना होता है कि मुझे पुनर्वासित कीजिए। पिछले 21 साल से राजस्थान में कांग्रेस की और बीजेपी की सरकार लगभग 5-5 साल राज करती रही, पर किसी एक भी सरकार की कान पे जूं न रहेगी। अगर इनको दे भी दिया गया और अगर एक जमीन दे दिया गया तो बंधुआ मजदूरों की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अपना खुद का पैसा लगा के मकान बना सके, क्योंकि उनकी 10-12 साल की जो रोजी वो क्या जो पेमेंट थी वो तो उन्होंने वैसे ही रोक ली के मार। तो अब इनके हाथ में जो है वो एक समय के भोजन का पैसा नहीं है। अभी हाल ही की सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जब सरकार पावर में आती है तो सरकार घोषणा करती है कि हम जो है 2022 तक प्रत्येक बेघर को घर देंगे। ये यहाँ जो साथी बैठे हैं वो बेघर हैं और ये नहीं कह सकते हैं कि राजस्थान में है तो खाली राजस्थान की सरकार इसके लिए जिम्मेदार हुई, क्योंकि अगर बेघर को घर देने की बात केंद्र सरकार कर रही है तो वहां पर इन तमाम बेघरों के पास में आज दिन तक घर क्यों नहीं आया, इसका जवाब सरकार को देना होगा। और उसके साथ सवाल खड़ा होता है कि मजदूर राजस्थान में थे, जमीन दे दी गई, तो आखिर ये दिल्ली की तरफ और गुड़गांव की तरफ कूच क्यों करते हैं। तो वही सवाल खड़ा होता है जो मार्च में लॉकडाउन में जब प्रवासी मजदूर सड़कों पर निकल गए थे। जब इन तमाम मजदूरों को समाज की मुख्य धारा से नहीं जोड़ा जाएगा, ऐसे हमारे देश में जो 23 करोड़ 24 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं, उनमें से ये भी एक प्रवासी मजदूर है, परंतु उसके साथ ये मुक्त बंधुआ मजदूर है। अब इनकी सहायता के लिए हमारे कहने को हमारे देश में इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979 है। बंधुआ मजदूरों की पुनर्वास की योजना 2016 बनी है, जिसके तहत इन तमाम मजदूरों को भी रहने के लिए घर मिलने चाहिए, पर वो नहीं मिल पाए हैं। तो सरकार इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। सरकार को अपनी राजनीति से फुर्सत नहीं है, सरकार को अपने एमएलए और एमपी खरीदने से फुर्सत नहीं है, तो भला इन तमाम बंधुआ मजदूरों के बारे में सरकार कैसे सोचेगी और कब सोचेगी, ये सबके लिए हम सबके लिए सवाल है। तो निर्मल जी, इसमें लीगल लड़ाई क्या हो सकती है? अभी 21 वर्ष से ये दर दर की ठोकरें खाते घूम रहे हैं, इनको अपनी रोजी रोटी भी देखनी है, उधर से आवाज भी देखना है, तो लीगल कार्रवाई क्या हो सकती है सरकार के ऊपर या प्रशासन के ऊपर? क्योंकि वो उनकी जिम्मेदारी थी कि वो उनको मकान बना करके थे, पर अब तक नहीं दिया। देखिए, लीगल के लिए अभी सीधा सा है कि इतने वर्ष इन्होंने अपनी तरफ से आवेदन दिया है, संगठन की तरफ से भी आवेदन इनको दिए गए हैं। ये मजदूर प्रवासी मजदूर हैं जो राजस्थान में कभी रहते हैं और कभी नहीं रहते हैं, परंतु ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि इनकी जो जमीन थी वहां पर भी दबंगों ने कब्जे कर लिए हैं। तो यहाँ पर स्टेट का रोल शुरू होता है और स्टेट अपना कुछ कर नहीं रहा है, तो सीधे ही मजदूर जो है कोर्ट जा सकता है और इसके लिए बंधुआ मुक्ति मोर्चा जो है इन्हें तत्काल सहायता प्रदान करेगा और इनको तुरंत ही इनकी एक याचिका जो है कोर्ट राजस्थान हाई कोर्ट में डायरेक्ट अपील
की जाएगी और उसके तहत एक न्याय की एक अंतिम एक कह सकते हैं कि पंक्ति है जहां पर ये खड़े हैं, और अगर वहां से इनको न्याय मिलता है तो ही ये अपने अधिकारों को प्राप्त कर पाएंगे। परंतु फिर भी पुनर्वास की योजना जो इनको फिर घर भी दे देगी, उसके बाद भी इनका हाल क्या है? इनको आज भी जो वेजेस मिल रहे हैं वो गुलामी की रेखा के अंदर के मिल रहे हैं, वो गुलामी की रेखा के परे नहीं है जहाँ ये अपने आप को स्वतंत्र कह सके। तो सवाल वहीं पर इनका लाइवलीहुड का खड़ा होता है और हाउसिंग का खड़ा होता है, जिसके लिए अभी पूरे देश में अभी लड़ाई चल रही है। दिल्ली में हाल ही में 48,000 झुग्गियों को तोड़ने के लिए बिल्कुल खुद कोर्ट ऑर्डर जारी कर रही है। हरियाणा के अंदर अभी हाल ही हरावली के पहाड़ियों के पास में बसी हुई खोरी गांव की बस्ती को तोड़ने के लिए कोर्ट ने खुद कह दिया है कि इंक्रोचमेंट है और इसको आप हटा दीजिए, और घरों को तोड़ दिया गया। तो मुझे लगता है कि पूरे देश में अभी एक जो आग झुलस रही है, वह आग इन गरीब, इन बंधुआ मजदूरों को, इन प्रवासी मजदूरों को बर्बाद करने की आग है। इसके लिए हमको एकजुट होने की भी आवश्यकता है। सरकार क्यों नहीं अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उनको तोड़ने से पहले पुनर्वासित कर दे? क्या हमारे देश में जमीन नहीं है क्या? दिल्ली जैसे शहर में अगर मजदूरों को पुनर्वासित किया जा सकता है, तो हरियाणा के अंदर कौन सी जमीन की कमी है? राजस्थान के अंदर कौन सी जमीन की कमी है? तो बहुत जमीन है, और इतनी जमीन है और इतना है तो पुनर्वास के लिए क्या कोई घर नहीं दे सकती है क्या सरकार? तो कहने के लिए केवल मंशा होने की जरूरत है। तो सरकार करे क्या? मैं ये आपसे जानना चाहूंगा। मैं यही प्रश्न जानबूझ करके मैंने किया आपसे कि आप सरकार क्या करे, क्योंकि कोर्ट का आदेश है, झुग्गियां तोड़ी जाएंगी, निश्चित रूप से तोड़ी जाएंगी, और कुछ हो चुका टूट भी चुकी हैं। तो इस हालत में सरकार जो है वो क्या इनिशिएटिव ले सकती है कि वो कुछ क्या करे? आप क्या सुझाव देंगे उसमें कि सरकार के सामने ये ऑप्शन है? सरकार के पास तो योजनाएं हैं, सरकार के पास पैसा है, सरकार के पास जमीन है। सरकार तुरंत सबसे पहले संवेदनशील तो हो जाए। सरकार तो इन मुद्दों पर, जहाँ मजदूरी का मुद्दा है, जहाँ किसानों का मुद्दा है, जहाँ महिलाओं का मुद्दा है, वहां पर तो सरकार संवेदनशील ही नहीं है। सरकार अभी पूंजीपतियों के कटघरे में खड़ी हुई है। जब तक सरकार इनको उस दृष्टि से नहीं देखेगी, पुनर्वास के लिए मंशा ही नहीं बनाएगी, तो इनको कहां से पुनर्वास मिलेगा? और मुझे साथियों कहीं ना कहीं लगता है, मैंने जानबूझ करके निर्मल से एक प्रश्न किया कि सरकार क्या कर सकती है, और आप सभी भी जानते हैं कि सरकार समय समय पर कोई भी किसी की भी सत्ता रही हो, वो नब्ज टटोलने का काम करती है, और वो जानबूझ करके उसको पता है आप 48,000 झुग्गियां बस्तियां तोड़ने जा रहे हैं तो उनको पुनर्वासित करना है। उसका बाकायदा एक लॉ बना हुआ है कि उसके आधार पर आपको पुनर्वासित करवाना पड़ेगा। लेकिन इनको पता है यदि आप ये कानून लेकर के आ जाएंगे, ये आप प्रक्रिया शुरू कर देंगे, तो मुश्किल से 100% लोगों में से 10% लोग इसके बारे में जानकारी रखते हैं। जो 10% जानकारी रखते हैं उसमें से मुश्किल से 2% व्यक्ति कोर्ट में जाकर के खड़े होते हैं, अपनी लड़ाई लड़ते हैं, और वो भी कुछ दिन तक चलते चलते हार जाते हैं। सरकार और सत्ता में बैठे हुए ये राजनेता भली भांति इस बात से परिचित हैं कि जब तक सामूहिक और संगठित प्रयास नहीं होगा, कोई बात कहीं पर भी सुनी नहीं जाएगी। निर्मल गोराना जी से हमने ये चीजें जानी है कि इसके ऊपर लीगल क्या क्या कार्रवाई हो सकती है। हीरालाल जी, आप क्या मांग करेंगे सरकारों से, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे आपके स्टेट की सरकार? सर, रहने को जगह नहीं है, झुग्गी झुपड़ा बनाते हैं तो उसमें कोई आग जला दिया, कोई किसी क्या कर दिया। अब रहने को जगह नहीं है, पानी पीने को पानी नहीं मिलता है। अब किसी के कुएं पे बोर पे जाएंगे 2 दिन भरेगा, 4 दिन मना कर देगा, हाँ मुझे अपना बनाऊंगा प्रोग्राम। तो हम मजदूर लोग मजदूरी करें, पानी का प्रोग्राम बनाए कि मजदूरी के बच्चों का पेट भरेगा, हम कोई झुग्गे मकान बनाएंगे, कैसे कैसे करें? हमको सरकार ने जगह दे, तो हमें सरकार कुछ मदद तो बच्चों को स्कूल का कुछ तो हमें आदेश करवाओ सरकारी कानून से, कोई सरकारी कानून से हमें मकान के बारे में कुछ करवाओ, तो हम उस जगह में कुछ बनवाए। बच्चा बच्चे सियाने हो गए, शादी शुदी करे तो कहाँ पर करें जगह? अब ये झुपड़ी में कहाँ हम शादी बनाए? गरीब आदमी। हीरालाल जी ने एक बहुत जेन्युइन बात उठाई है। आपको पिछले 2-3-4 दिन से हाथरस साल हम तो की हो हाथरस की घटनाएं आप लोग सुन रहे हैं। हाथरस के अलावा अलग अलग जगह पे, चाहे बिलासपुर की बात करें, चाहे जयपुर की ही बात करें, वहाँ पर भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं। उनकी भी बेटियां जो है वो जवान हो रही हैं, उनको भी सर ढांपने के लिए कोई न कोई मकान चाहिए। बहुत गहरी बात हीरालाल जी ने कही, उसको समझने की जरूरत है, और संवेदना से सरकार को ज्यादा समझने की जरूरत है। मैं इतना निवेदन करते हुए कि ये सरकारें समझेंगी, और जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा और न्याय, जिस दिन ये इन मजदूरों को मिल जाएंगे, मैं मानता हूँ कि उस दिन ये भारत पुनः विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो जाएगा। इन सभी साथियों के दर्द को आपने सुना है, इस दर्द को आप अपना दर्द मान करके, आपके आसपास यदि कोई मजदूर है और उसके साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो मैं चाहता हूं सरकार से पहले समाज भी निश्चित रूप से आगे आए और उनका साथी और प्रहरी बन करके समाज के
इस मुख्य धारा से इनको जोड़ने का प्रयास करे और सरकार से चाहे लीगल कार्रवाई की बात हो, चाहे सामाजिक दबाव की बात हो या आंदोलन के रूप में उस चीज को आगे ले जाने की बात हो, तो समाज को निश्चित रूप से आगे आना चाहिए। निर्मल जी, आप हमारे साथ रहे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं हूं दीक्षेंद्र आर्य, आप देख रहे थे मिशन आर्यवर्त। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि देश के हुक्मरानों को देश की वास्तविक स्थिति से अवगत कराया जा सके। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्ते।